हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक मेथड भी समझाया था। हम बात कर रहे थे टूल्स या टेक्निक्स फॉर किसके लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि संस्था ने जो पिछले कई सालों की जो पोजीशन थी, तो इस साल पिछले कई सालों की पोजीशन में कितना ग्रोथ के, तो उसका हम एनालिसिस करें जिससे कि हमारे पास जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं या जो संस्था की जो मैनेजमेंट होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके फॉर द डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बना रहे थे। तो उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसका नाम था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम एक मेथड पढ़ रहे थे, इसका नाम क्या था, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था कि हम बात कर रहे थे शेड्यूल 3। देखो यहां पर चलता था शेड्यूल 3 है जो कंपनीज एक्ट 2013। जो हमारा शेड्यूल 3 होता है वो कंपनीज एक्ट 2030 के अनुसार चलता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट भी होता है और पार्ट सेकंड भी होता है। रोमन संख्या में लिखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था बैलेंस शीट, और पार्ट सेकंड में हमने बात की थी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स। मतलब वैसे तो जनरली ये बोला जाता है, फिर भी अगर आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। बाकी जो फेमस नाम है वो ये एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बताया भी था, हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें मैंने बताया था बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पर आजकल क्या होती, मेजर हेडिंग्स होती, फिर उनकी क्या होती, सब हेडिंग्स होती, और नीचे फिर अपन क्या दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं कि एक तो मेजर हेडिंग्स होती है, एक सब हेडिंग्स होती है, फिर हम इसको नीचे क्या दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल में ये चीज पढ़ी थी। फिर मैंने आपको इसमें कंपैरेटिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमने बात की थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। किसकी बात की थी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। इसमें हमने एक टॉपिक डिस्कशन किया था जिसका नाम क्या था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हमने बताया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट में पहला कॉलम किसका होता था, पर्टिकुलर्स का, फिर दूसरा कॉलम हमने किसका पढ़ा था, नोट नंबर का, और तीसरा कॉलम यहाँ पे अमाउंट क्या आते, पहला आता है इसमें प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पे करंट ईयर का। पहला हो गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। फिर यहाँ पे आएगा एब्सोल्युटली चेंज, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज या डिक्रीज को। लास्ट में क्या जाएगा, परसेंटेज ऑफ चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये चीजें थी। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ये करंट ईयर था, तो करंट ईयर की हम किससे तुलना करे थे, प्रीवियस ईयर। तो जो अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज में, और जो डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो शो किसको करा था, नेगेटिव पोजीशन। फिर हमने क्या बताया था कि जो हमारा प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर को बेस मानकर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम देख रहे थे कि भाई हमने कितना परसेंट ग्रोथ की। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम नंबर दिए थे 1, 2, 3, 4 और 5। तो पांचवा कॉलम 4 माइनस 3 से आ रहा था, फिर पांचवें कॉलम में 3 का भाग लगा के मल्टीप्लाई शो करके हम कौन सा कॉलम निकाल रहे थे, 6। तो 5 का भाग क्यों लगा रहे थे, क्योंकि ये चेंजेस आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो किसको बेस मानेंगे, प्रीवियस ईयर को। तभी तो पता चलेगा कि आज मान लो हमने बात की थी यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स में लैंड की बात की थी कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में लैंड था 50,000 का, और करंट ईयर में लैंड आ रहा है 80,000 रुपए का। तो उसका मतलब 30,000 रुपए का जो लैंड है
वो करंट ईयर में ग्रोथ है, ग्रोथ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्युटली चेंज हुआ, मतलब जो इंक्रीज हुआ 30,000 का हुआ ना, कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर 50,000 का था, करंट ईयर कितना है 80,000। तो इन दोनों में जो चेंजेस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 30,000 का। तो 30,000 ग्रोथ का है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो 30,000 की क्या हुई ग्रोथ हुई नहीं हुई। अब इस ग्रोथ को हमें एज ए परसेंटेज में शो करना है कि इस ईयर की तुलना में हमने करंट ईयर की जब प्रीवियस ईयर से तुलना की तो हमने देखा कि इस ईयर की तुलना में हमने कितना परसेंट ग्रोथ किया, 30,000 बटे 50,000 और मल्टीप्लाई 100 करिए तो कितना परसेंट हो गया 60%। तो हमने बोला कि हमारा जो करंट ईयर है, तो करंट ईयर में जो लैंड आ रहा है वो प्रीवियस ईयर की तुलना में 60% इंक्रीज हुआ है, मतलब 60% ज्यादा है। तो हम कंक्लूजन निकाले ना, मतलब इस साल कंपनी की पोजीशन अच्छी है कि कंपनी ने लैंड में क्या किया 60% ग्रोथ की कंपेयर किसके प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीज हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में डिस्कशन की थी नहीं की थी, और मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि हमने पूरा फॉर्मेट बनाकर इसका डिस्कशन किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक आएगा वो कौन सा टॉपिक आएगा कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट, और P&L को यहाँ पे क्या बोलते हैं लॉस। कि हम बात कर रहे थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसमें क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। कि हमने क्या लिखा है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अब देखो एक बात कि हमने पढ़ा था कि जो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या आता था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था, फिर सेकंड में हम किसको बताते थे अदर इनकम, फिर हमारा थर्ड कॉलम आता था जिसको हम क्या बोलते थे टोटल। टोटल में आता था फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का मतलब कि जो आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो अदर इनकम है, वो टोटल कहलाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर इंडिकेट करिए, इंडिकेटेड टू सेल्स। और मैंने आपको समझाया भी था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्या होता है, अदर इनकम्स क्या होती है टोटल इनकम। फिर चौथा हमने किसकी बात की थी एक्सपेंसेस की। तो हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। पहला एक्सपेंसेस था जैसे हम बात कर रहे थे किसकी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो दूसरा क्या था, पहला हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और दूसरा क्या था कि दूसरा हमारा था कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर हमने थर्ड पढ़ा था कि थर्ड क्या पढ़ा था चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ किसमें, एक तो WIP में, एक फिनिश गुड्स में, और एक स्टॉक इन ट्रेड में। और हमने पढ़ा था कि ये चेंजेस का मतलब यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से। फिर हमने डी में पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। फिर हमने ई में पढ़ा था कि यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद हमारा क्या आता था फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही थी, फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर हमने एफ में पढ़ा था डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर जी में जो पढ़ा था वो अदर एक्सपेंसेस पढ़े थे, और अदर का मतलब जो ऊपर छो में नहीं आ रहे वो किस में आ रहे अदर में आ रहे नहीं आ रहे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था टोटल एक्सपेंसेस। तो जैसे ही टोटल एक्सपेंसेस था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे जो इनकम है उसमें से माइनस क्या कर देंगे एक्सपेंसेस। तो थर्ड में से जैसे ही हम फोर्थ लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर लेस क्या करेंगे इसमें से टैक्स, फिर पीटी आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो पीबीटी है उसमें से माइनस क्या कर देंगे टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह हम क्या कर रहे थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ
P&L की बात करेंगे। तो अभी तो हमने फॉर्मेट की बात की, अब बनाते कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये तो हो गया था अपना पर्टिकुलर्स के अंदर, ये पूरा फॉर्मेट हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूरा फॉर्मेट आएगा, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो इसमें पहला कॉलम किसका हो गया था, पर्टिकुलर्स का। तो दूसरा कॉलम जो आएगा वो नोट नंबर का आएगा। तो बाकी के दो कॉलम इसमें आएगा प्रीवियस ईयर का रुपीज, इसमें करंट ईयर का रुपीज, और यहाँ पर क्या जाएगा एब्सोल्युटली चेंज, जो कि हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज। फिर यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ चेंज, जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। आगे बात समझ में कि एब्सोल्युटली चेंज हो गया इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर परसेंटेज ऑफ चेंज हो गया इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको बताया ये सेल होती है, इसमें कौन सी सेल को दिखाते हैं, नेट सेल। अगर मान लो इनकी जो डिटेल्स होगी, ये तो हमारी हेडिंग होगी, और मैंने आपको बताया था इनकी जो डिटेल्स होती है वो हम कहाँ पे दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। और नोट्स टू अकाउंट दिखाने के लिए यहाँ पर अपन नोट नंबर लिखते हैं 1 2। अगर मान लो इनमें नोट नंबर नहीं है तो उसका मतलब इनकी कोई डिटेल्स नहीं है। तो यहाँ पर जनरली जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी वो कौन सी सेल आएगी, नेट सेल आएगी। और नेट सेल का मतलब यहाँ पर कौन सी सेल से हो गया कि जो एक्चुअल में जो सेल हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल। मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद जो आएगी वो कौन सी सेल कहलाएगी, नेट सेल। तो यहाँ पर नोट नंबर है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर और यहाँ पर करंट ईयर। तो हमने बात की थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर में सेल थी 1 लाख की और करंट ईयर में सेल हो रही है 1,40,000 की। कितना इंक्रीज हो रहा है, 40,000। तो इसका मतलब हम करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भैया करंट ईयर में जो सेल थी वो लास्ट ईयर की सेल से कितनी ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है। तो कितना परसेंट ज्यादा है, 40,000 बटे 1 लाख, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। तो कितना परसेंट रिप्रेजेंट होगा, 40%। कि 40% ज्यादा होगी किससे, प्रीवियस ईयर की सेल से। जैसे मान लो हमारे पास कुछ अदर इनकम दे रखी है कि यहाँ पे अदर इनकम में 20 है, यहाँ पे अदर इनकम कितनी है 30 है, तो कितनी ज्यादा हो रही है 10,000। तो इसका मतलब 10,000 डिवाइड बाय 20,000 और मल्टीप्लाई जैसे 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 50%। कितना परसेंट, 50%। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो अदर इनकम हो रही है वो प्रीवियस ईयर की इनकम से कितनी ज्यादा हो रही है, मतलब करंट ईयर की जो इनकम है अदर इनकम वो प्रीवियस ईयर की इनकम से कितनी ज्यादा है, 50% है नहीं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जितने भी इनकम है, अब उसी तरह एक्सपेंसेस की बात करेंगे। जिसमें मैंने बात की थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ओनली फॉर किसके लिए आता है, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की थी। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ये ओनली फॉर किसके लिए आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि जनरली उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसके लिए अप्लाई करते हैं, ये जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं जो किसी चीज का निर्माण करके बेचती है। हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कशन किया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते कैसे। जैसे हमने बात की थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्या करे थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कि मतलब इसके अंदर उस मटेरियल को इंक्लूड करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी चीज का प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचेगी। मतलब अगर डायरेक्ट सेल करेगी तब तो परचेज और स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएगा, लेकिन किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करके जब सेल करेगी तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, जैसे मान लो हमने परचेज किया, किस साल मटेरियल परचेज किया था 80,000 का, और इस साल कितना किया हमने 1,20,000 का, मतलब हमने 40,000 ज्यादा परचेज किया। तो इसका मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हो रही है, 50% ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह हम सब चीजों की क्या करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या कहते हैं, मतलब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है, कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहता है कि आप जो कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर टू ऑल आइटम्स एंड, और कंपेयर किससे, सेम सिचुएशन से। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेल की तुलना हम अदर इनकम से करें, नहीं कि अदर इनकम का कंपेयर अदर इनकम से करेंगे और सेल का कंपेयर सेल से करेंगे। जैसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कंपेयर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि इसका कंपेयर हम उससे करेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे।
मैं आपको इससे रिलेटेड एक सवाल कराऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टॉपिक्स होते हैं, एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L होते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे हो रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमने सीखा था पढ़ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट पे चलेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से आइटम कौन सी सिचुएशन में नहीं। तो जरूरी नहीं कि सारी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, तो आपको हो सकता है डिटेल भी दे दे, और डिटेल देगा तो नोट्स टू अकाउंट में बनाकर नोट नंबर लिख देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट उससे क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो मेन जो एग्जाम में नंबर मिलते हैं वो फॉर्मेट के, फॉर्मेट प्रॉपर वे से होना चाहिए। आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह दे रखा है फॉर्मेट, जब आप 10वां चैप्टर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेट कौन से पेज पर है, चौथे या 5वें पेज पर है, और बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। तो आपको ये फॉर्मेट देखना है प्रॉपर ढंग से। वैसे तो जब मैं सवाल कराऊंगा प्रॉपर ही बनाऊंगा फॉर्मेट, फिर भी आप किताब में भी देख सकते हैं, और फिर हम इसको इजी वे में करेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स हैं और 100% 4 मार्क्स का आएगा और एक 3 मार्क्स का 1 नंबर। तो मतलब इसमें से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है।